कई बार मैं बाल बचा एम्बुस में फंसा था, मेरी पूरी फैमिली भी फंस गई थी है कई बार। या कुछ और मन था और फैमिली प्रेशर की वजह से आप इस लाइन में आ गए? आज की तिथि में ये बूथ कब्जा वगैरह संभव नहीं है। बूथ कैप्चरिंग बिहार के बेगूसराय में हुई थी 50 के दशक में। चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या तैयारी होगी आपसे? अधिकांश बूथ पर और जो आने वाला चुनाव है सिर्फ बिहार में है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं है, तो बलों की कमी नहीं होगी। प्रत्येक बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तो रहेंगे। आपने कहीं ना कहीं नक्सली जब चल रहा था, जनसंहार चल रहा था, तो वो जब पीक पे था तो आपने वो देखा था। कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ जो आपके साथ हुआ हो? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। बिहार के डीजीपी विनय कुमार को पीपल्स डीजीपी कहा जाता है। क्यों? अपनी सादगी के लिए, अपनी निष्पक्षता के लिए। लेकिन इनकी सादगी किसके लिए है? कमज़ोरों के लिए, बेबसों के लिए, अपराधी और भ्रष्टाचारियों के लिए तो इतने सख्त हैं कि इनका नाम सुनते ही अपराधी कांपने लगते हैं और भ्रष्टाचारी भागने। तो आज हम अपने बिहार के पीपल्स डीजीपी से हर वो सवाल जानेंगे, हर वो सवाल पूछेंगे जो बिहार का आम नागरिक अपने डीजीपी से पूछना चाहता है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जब आप पुलिस भवन निर्माण विभाग की कमान संभाल रहे थे तो आपने बिहार में 150 से अधिक पुलिस भवनों का, पुलिस थानों का निर्माण कराया था। अब बेहतर पुलिसिंग देने में बिहार को कितनी सहूलियत आपको मिल रही है एक डीजीपी के रूप में? कि बिहार में जो आधारभूत संरचना की स्थिति थी बहुत खराब थी। पिछले 15 वर्षों से आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार के स्तर से काफ़ी पहल किया गया है। पुलिस निर्माण निगम जो मृतप्राय संगठन था 2006-07 में, उसको जीवित कराया गया। जीवित कराने के बाद निधि की व्यवस्था की गई थाना भवनों के निर्माण के लिए, और करीब 967 भवनों का सैंक्शन, पुलिस थाना भवनों का सैंक्शन पिछले 15-20 वर्षों में हुआ है, 2007 ऑनवर्ड्स। उसमें से करीब 700 भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। और 2017-18 के बाद से जो भूमिहीन और भवनहीन थाने थे उनको चिन्हित करके उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना, उसके लिए भवन की स्वीकृति प्रदान करना, और पुलिस भवन निर्माण निगम के स्तर से निविदा करके उसके निर्माण को कालबद्ध तरीके से पूर्ण कराने की व्यवस्था की गई। और यह लक्ष्य था कि कोई भी थाना भूमिहीन और भवनहीन नहीं रहे। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति लगभग 99% हो चुकी है। और अभी आज की तिथि में करीब 200 के करीब जो थाना भवन निर्माणाधीन है वो इसी साल के अंत तक या अगले वर्ष के 3-4 महीनों के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावे अन्य काफ़ी सारे आधारभूत संरचनाओं की कमी थी। जैसे आप आश्चर्य करेंगे कि पुलिस लाइंस, मधुबनी ज़िला 1972 में सृजित हुआ, गोपालगंज ज़िला 1982 का ज़िला है। इन सभी ज़िलों में अररिया, गोपालगंज, बगहा, किशनगंज, शेखपुरा, इन सभी ज़िलों में पुलिस लाइंस अभी तक निर्मित नहीं हो पाया था। करीब 10-12 ज़िलों में यह भी लक्ष्य था सरकार का कि कोई भी हमारा पुलिस लाइंस भी भूमिहीन और भवनहीन नहीं रहे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2021 में सभी पुलिस लाइंस के लिए ज़मीन की व्यवस्था की गई, सभी की स्वीकृति प्रदान की गई और काफ़ी तेज़ी से निर्माण चल रहा है। और अररिया पुलिस लाइन रिकॉर्ड टाइम में करीब 1 साल के अंदर में बनकर लगभग पूर्ण है। शीघ्र ही 2-3 महीने में उसका उद्घाटन होगा। मधुबनी पुलिस लाइन 50 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ, काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। गोपालगंज पुलिस लाइंस का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मधेपुरा पुलिस लाइंस का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। तो सरकार के पहल पर या हमारा कोई भी पुलिस लाइन, कोई भी थाना भवनहीन, भूमिहीन नहीं रहे, उस लक्ष्य को हम लोग लगभग प्राप्ति की स्थिति में है। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि आज की तिथि में हमारा 30,000 के लगभग महिला पुलिस फोर्स कार्यरत है, और जो भविष्य में नियुक्तियां होने वाली है उसमें भी भारी संख्या में महिला पुलिस बल योगदान देने वाला है बिहार पुलिस फोर्स में। उनके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की अपेक्षा है। जहां पर भी महिलाएं रहती हैं तो उनकी कुछ आवश्यकताएं अलग भी है। जैसे क्रेश होना चाहिए, उनके लिए डाइनिंग होना चाहिए, उनके लिए एक मेडिकेयर रूम होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो वर्तमान जो आधुनिक थाना भवन है, जो 4 मंजिला थाना भवन है, उसमें की गई है।
थाना का एक पूरा फ्लोर, जो सेकेंड फ्लोर है, वो महिलाओं के लिए समर्पित है। उसमें महिलाओं के लिए डॉर्मेटरीज है, किचन, डाइनिंग, क्रेच, मेडिकेयर रूम, इन सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप थाना में पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पुलिस डोमिनेटेड हमारा पुलिस फोर्स था। तो आज की तिथि में हम थाने के अंदर जो भी भवन निर्मित हो रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। और करीब 600 करोड़ की लागत से जो पुराने थाना भवन है, जिसका पुराना ज़मीन है, जो पुराने थाना भवन है, उनमें अलग से 20 क्षमता का, 10 क्षमता का महिला पुलिस बैरक का निर्माण बड़ी तेज़ी से चल रहा है सभी पुराने थानों में। नए थाना भवन में एक फ्लोर रख दिया गया है पूरा उनके लिए, और पुराने थाना भवनों में सेपरेट 20 कैपेसिटी का, 10 कैपेसिटी का पुलिस बैरक, महिला पुलिस बैरक का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से जो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निर्मित किया जा रहा है। भूमिहीन, भवनहीन थानों के लिए भी भवन की व्यवस्था की जा रही है, और भवनहीन और भूमिहीन पुलिस केंद्रों के लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, और शीघ्र ही इन सभी चीज़ों को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आपने एक जो बड़ा फैसला लिया डीजीपी बनने के बाद कि डीएसपी से अनुसंधान की शक्ति लेकर एसपी को दी जाएगी, इससे बेहतर पुलिसिंग में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, बिहार पुलिस हस्तक 3 खंडों में वर्ष 1978 से लागू है। पुलिस की कार्य प्रणाली बिहार हस्तक नियम से संचालित होती है। उसमें जो सीरियस कांड है, गंभीर कांड है, उसको विशेष प्रतिवेदित कांड बोलते हैं, एसआर केस बोलते हैं। एसआर केस का नियंत्रण पूरी तरीके से, उसके लिए पूरी जिम्मेवारी एसपी की होती है। एसआर केस के सुपरविजन में डीवाईएसपी पुलिस को, एसपी को मदद करते हैं, लेकिन वो पूरा नियंत्रण उसका नहीं कर सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एसआर केसेस को। एसआर केसेस का कंट्रोल पूरी तरीके से एसपी के हाथों में है, और जो डेप्यूटी एसपी हैं वो सुपरविजन करके एसपी के पास भेजते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो एसपी अपने स्तर से उन सभी को निराकृत करते हुए और अपने स्तर से रिपोर्ट 2 निकालते हैं, और रिपोर्ट 2 की ही प्रामाणिकता होती है। सिर्फ पर्यवेक्षण टिप्पणी यदि डीएसपी कर देता है निर्गत, तो उसके आधार पे उसको उतनी मान्यता नहीं है, उसको मान्यता एसपी देती है। लिखते हैं कि ये पर्यवेक्षण टिप्पणी इनके द्वारा समर्पित की गई है, इसको प्रतिवेदन 2 की मान्यता दी जाती है। तो जब एसपी मान्यता देते हैं किसी डीएसपी के पर्यवेक्षण को, तब वो कार्यकारी रूप ग्रहण करता है। अभी एसआर केसेस की जो पेंडेंसी बढ़ी थी, उसको लेकर के इस प्रकार के कुछ प्रावधान किए गए थे जो पुलिस मैनुअल के अनुरूप नहीं दिखे हमको, तो उसमें मैंने संशोधन किया है। और जहाँ तक केस पेंडेंसी का सवाल है, तो उसके लिए 43 सब डिविजन्स अलग से क्रिएट किए गए हैं। जो सदर सब डिविजन्स जिस पर कार्यबोझ अधिक था, उन सभी सब डिविजन्स को 2 खंडों में विभक्त करके एसडीपीओ 1, एसडीपीओ 2 किया गया है। इसका पर्पस यही था कि पर्यवेक्षण का जो कार्यबोझ है वो समान रूप से वितरित हो, तो वो ऑलरेडी कर दिया गया है। तो आज के डेट में किसी भी सब डिवीज़न में एसआर केसेस का पर्यवेक्षण का कार्यबोझ डीएसपी पे उतना नहीं है, उसको ऑलरेडी एड्रेस किया जा चुका है। तो इस स्थिति में जो हमारे गंभीर केस हैं, उनके पर्यवेक्षण को पूरी तरीके से डीएसपी पे नहीं छोड़ा जा सकता है। और ऐसा पाया गया कि डीएसपी ही जब उसके पूरे केस के मालिक हो जाएंगे, तो उसमें फिर उसका और एसपी भी उसे हाथ अपना निकालने लगे कि नहीं, डीएसपी देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति हमें नहीं लगी, इसलिए मैंने उसमें सुधार किया। आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि मोर एनकाउंटर्स आर अवेटेड, तो ये जो है अपराधियों को चेतावनी थी कि सुधर जाओ? नहीं, ये कोई चेतावनी नहीं है, पुलिस की कार्य प्रणाली है। और ऐसा नहीं, मैं पहले से भी जब पुलिस क्रियाशील होती है, जब पुलिस एक्टिव होती है, चाहे नक्सली मामले हो या संगठित अपराध के मामले हो, तो पुलिस जब क्रियाशील होगी, रात्रि में गश्ती करेगी, दिन में भी क्रियाशील होगी, सूचना कार्यकारी सूचना प्राप्त करेगी और उस पर एक्ट अपॉन करेगी, तो अपराधियों से भिड़ंत होना संभावित है। यदि आप गतिशील नहीं है, आप टेबल पे बैठ करके और पुलिस चला रहे हैं, आप क्षेत्र में भ्रमणशील नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली मुठभेड़ नहीं होगा। और हम लोग रहे कि जैसे मैं एसपी मोतिहारी था, तो दिन के अंदर हजारों नक्सली मधुबन पे हमला किए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि पुलिस वहाँ आ जाएगी, लेकिन पुलिस के साथ 3 चरणों में मुठभेड़ हुआ और दर्जनों नक्सली मारे गए, और फिर 2 दिन तक 3 दिन तक मुठभेड़ चला था।
तो ऐसा नहीं है कि कोई मुठभेड़ कोई प्लानिंग के तहत होता है। यदि आप उस तरह की व्यवस्था करते हैं, यदि आप उस तरह का पुलिसिंग की व्यवस्था करते हैं तो उसमें मुठभेड़ होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मुठभेड़ हो जाएगा। जैसे अभी आरा में सोना लूट कांड हुआ, उसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग कई राज्यों से, 6-7 राज्यों से, बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से सभी लोग गिरफ्तार होकर के आए हैं। तो यदि मुठभेड़ का संयोग बनता है, अपराधी गोली चलाते हैं। अभी सहरसा में हुआ कि 2-3 दिन पहले पुलिस की गश्त लग रही थी और उसमें अपराधी एक चौकीदार को गोली लगी है और अपराधी भाग गए। उसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। यदि उस समय मक्के की खेत में अपराधी थे तो अंधेरा था, इसलिए वो भाग गए, नहीं पकड़े पाए, हमारा सिर्फ चौकीदार घायल हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई। 2 लाख के इनामी अपराधी थे। तो मुठभेड़ का संयोग बनता है, ऐसा नहीं कि कोई सुनियोजित ढंग से मुठभेड़ होता है। यदि पुलिस पे अपराधी अटैक करते हैं, गोली चलाते हैं, तो आत्मरक्षार्थ पुलिस भी गोली चलाती है और उसमें मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ एक सुनियोजित प्रक्रिया नहीं है। क्राइम मुस्कान प्रति उसका एक सवाल है। मेरा सवाल यंगस्टर वाला है, क्योंकि जो यंगस्टर हैं उनको जानना है कि जो बिहार के डीजीपी हैं वो कैसे बने, मतलब पुलिस लाइन में कैसे आए, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या स्टार्टिंग से इंस्पिरेशन था कि पुलिस लाइन में जाना है, या कुछ और मन था और फैमिली प्रेशर की वजह से आप इस लाइन में आ गए? नहीं, हमारे ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं था और मैं आगे बढ़ता गया। और काफ़ी सारे, मैं पुलिस में आने के पहले मैं 6 वर्ष तक मैं इंजीनियर था। सबसे पहले मैं आईआईटी गया, आईआईटी से इंजीनियर बना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, एलएनटी में 1 साल, उसके बाद फिर मास्टर्स किया आईआईटी बॉम्बे से, फिर उसके बाद मैं पीएचडी में भी अपना नामांकन कराया 2-4 महीने। फिर मैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 2 साल बॉम्बे में रहा। वहाँ के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विस में आया, वहाँ पर भी मैं 2.5 साल रहा। उसके बाद मैंने 5 साल बाद यूपीएससी दिया था। यदि मुझे यूपीएससी इसी ब्यूरोक्रेसी में आना रहता तो मैं आईआईटी के बाद तुरंत देता, लेकिन मैं 5वें साल में प्रथम बार यूपीएससी भरा और प्रथम बार ही मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं इधर चला आया। इसलिए मेरा कोई ऐसा पहले से सुनियोजित नहीं था कि हमें यूपीएससी करना है, नहीं तो मैं सिर्फ बीटेक के बाद ही सीधे कोचिंग वगैरह करता और इसमें आ जाता। तो ये जस्ट आप कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे सोच बदलता है, परिस्थितियाँ वैसे आती हैं। तो मैं दिल्ली आया तो मेरे कुछ दोस्त लोग दे रहे थे, तो मुझे भी लगा कि हम भी भर देते हैं, और दैट्स हाउ आई केम टू दिस सर्विस। लेकिन जब एक बार किसी भी सर्विस में मैं गया हूँ तो सर्विस को बड़े ही संजीदगी के साथ, बड़े ही समर्पण के साथ मैं लिया हूँ। मैं इंजीनियरिंग में भी जहाँ पे था, किसी भी कंपनी में था, तो वहाँ पे भी मैं बहुत चहेता अधिकारी था और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से मैंने काम किया। आईआईटी में भी मैं रहा, तो पढ़ाई में भी मैं पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में उस समय काफ़ी वहाँ पर एडमिशन मुश्किल होता था, तो साइंस कॉलेज में आया, वहाँ पर भी मैं काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई किया। प्रथम बार ही आईआईटी चला गया, आईआईटी में भी मैं टॉपर था अपने डिपार्टमेंट का। तो मैं जहाँ भी रहा हूँ बड़े समर्पण के साथ, लगन के साथ, जिस किसी काम को लिया हूँ बड़े समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लिया हूँ। और मैं यूपीएससी के लिए शुरू में नहीं सोचा था। शुरू में मैंने नहीं सोचा, साइंस कॉलेज आए, आईआईटी चले गए, आईआईटी में पढ़ाई किया, उस समय मैंने नहीं सोचा, लेकिन बाद में निश्चित रूप से मैंने 4-5वें साल सोचा था और आ गया। क्राइम अगेंस्ट वुमन को लेकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध का पंजीकरण पहले कम होता था, और जो वर्तमान सरकार है 2013 में प्रत्येक जिले में महिला थाना का सृजन हुआ। सृजन होते ही तुरंत उसको कार्यरत कराया गया, और आज की तिथि में आप 40 के 40 ज़िले में जाएंगे तो एक बहुत ही विशाल भवन, महिला थाना एवं SC/ST थाना के रूप में 4 मंजिला भवन बना है, जिसमें क्वार्टर्स है, हर तरह की सुविधा है, और महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यदि वो चाहें कि हम बेधड़क रूप से जाएं और अपनी शिकायत कर सकें, महिलाओं के समक्ष अपनी शिकायत रखें। महिला थाना प्रभारी 100% महिलाएं हैं वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर जो भी है, थानाध्यक्ष वो महिला हैं। तो महिलाओं के साथ एक बैरियर रहता है कि वो अपनी बातें, जो कुछ तरह की बातें हैं जो पुरुष के समक्ष नहीं बता सकती हैं। तो महिला थाना सृजित होने के बाद से अचानक यह देखा गया कि कांडों के पंजीकरण में वृद्धि हुई, और आज की तिथि में सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इतना है कि कोई छुपता नहीं है, कोई भी बात नहीं छुपता है।
जैसे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कांड, अच्छा खासा प्रतिशत, आई वुड से कि 10 से 15% कांड वायरल वीडियो और सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, टेलीविज़न पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे दर्ज हो रहा है। तो ये पंजीकरण की जो सरलता आई है ड्यू टू महिला थाना के सृजित होने से, जो समाज के अंदर जो जागरूकता आई है, जो महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था में हुआ है, हमारे पुलिस फोर्स में पहले हम लोगों को जो अनिवार्यता रहती थी कि किसी रेड में जाना है तो आपको एक महिला पुलिसकर्मी को लेके जाना है, तो रेड में जाने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी को खोजने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता था। आज वह स्थिति नहीं है। आज हमारे हर थाने में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस फोर्स है, महिला पुलिस पदाधिकारी हैं। तो इसके कारण जो एक पुलिसिंग का एक फेस चेंज हुआ है, बड़ा ह्यूमन फेस, एक बड़ा ही सोशल फेस सामने आया है, जिसके कारण पंजीकरण काफ़ी उन्मुक्त ढंग से हो रहा है, फ्री ढंग से हो रहा है। तो महिलाएं आकर के बढ़ चढ़ करके अपनी शिकायतें कर रही हैं। सवाल ये है कि आपने कहीं ना कहीं नक्सली जब चल रहा था, जनसंहार चल रहा था, तो वो जब पीक पे था तो आपने वो देखा था। कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ जो आपके साथ हुआ हो? नहीं, हमारे साथ तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि मेरा एसपी का जो ज़्यादातर पीरियड नक्सल वाले ज़िले में ही बीता है। और जैसे मैं लोहरदगा में एएसपी था, वो भी नक्सल ज़िला था। नक्सल इंसिडेंट के बाद ही मेरी पोस्टिंग हुई थी। चतरा में भी मैं था, तो बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हुई। कई बार मैं बाल बाल बचा एम्बुश में फंसा था, मेरी पूरी फैमिली भी फंस गई थी कई बार। उसके बाद मैं उसी इलाके में करीब 7-8 साल था। हजारीबाग में भी कमांडेंट था, तो वहाँ से मैं ज़्यादातर समय पलामू, चतरा, गढ़वा वगैरह ज़िलों में तैनात रहता था एसपी ऑपरेशन के तौर पे। चतरा एसपी रहने के बाद भी मैं कई बार वहाँ पे 2-3 बार लंबे लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पे भी रहा। और जब भी उन इलाकों में कोई ऑपरेशन चलता था, प्री इलेक्शन ऑपरेशंस चलता था, तो उसमें मेरी प्रतिनियुक्ति अवश्य होती थी। 99 में भी मुझे स्मरण है कि मैं हजारीबाग ज़िले में प्रतिनियुक्त हुआ था 2-3 महीने के लिए। उसके बाद फिर जो 2000 में पलामू में इलेक्शन था, उसमें भी मैं 2-3 महीने के लिए वहाँ पे प्री इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुआ था। तो नक्सल एरिया में, फिर उसके बाद गोड्डा में थोड़ी नक्सल समस्या थी और कम्युनल राइट्स था, वहाँ पे मैं गया था। फिर मुंगेर में जब केसी सुरेंद्र बाबू एसपी की लैंडमाइन में विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, तो उसके बाद में वहाँ पे एसपी मुंगेर के तौर पे तैनात किया गया था। और इलेक्शन भी था 1-2 सप्ताह बाद, 2000 फरवरी का इलेक्शन था, फिर वहाँ था। मोतिहारी में काफ़ी नक्सल गतिविधियाँ बढ़ रही थी, तो मैं वहाँ पे तैनात हुआ, और मेरे योगदान देने के 1 सप्ताह बाद ही दिन में हज़ारों नक्सली आकर के वहाँ पे अंचल, सर्किल ऑफिस, थाना, बैंक्स सब लूट लिए थे। लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन हुआ, उसमें दर्जनों नक्सली मारे गए, हथियार बरामद हुए। अगले दिन भी मुठभेड़ हुआ, और उसके बाद जो हम लोगों ने फॉलो अप एक्शन किया, उसमें सैकड़ों नक्सली गिरफ्तार हुए, और वो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था नॉर्थ बिहार के लिए। उसके बाद से कोई नॉर्थ बिहार में नक्सली घटना नहीं हुई, जो इतनी बड़ी घटना थी। उसके बाद फिर छोटी मोटी घटनाएँ भी नहीं हुई, और नक्सल घटनाओं पर काफ़ी विराम लगा। उसके बाद पलामू ज़िले में भी मैं कई बार रहा हूँ, और कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही रात में 3-3 जगहों पे नक्सल हमला हुआ। पलामू ज़िले में ही 2 जगह हमला हुआ। एक डबरा पिकेट था लेस्लीगंज थाने में, और एक था नावा जयपुर पाटन थाने में। तो एक की सूचना 10 बजे रात में मिली, एक की सूचना 12, 11, साढ़े 11 बजे रात में मिली। और मैं उस समय पलामू एसपी का भी चार्ज में था, गरबा एसपी का भी चार्ज में था, हजारीबाग में कमांडेंट था, एसपी ऑपरेशन चतरा, एसपी प्रभारी में 6-7 चार्ज मेरे पास थे। तो लेकिन दोनों ही घटनाओं में नक्सलियों को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी, काफ़ी संख्या में मारे गए लोग। हमारे पुलिस बल पूरा सुरक्षित रहा, हथियार सुरक्षित रहा, और काफ़ी उनको घाटा हुआ था। हजारीबाग में उसी के एक दिन पहले हमारे एक पिकेट पे हमला हुआ था नक्सलियों का, उसमें भी हमारे जवानों ने पूरी तरीके से उनको विफल किया। तो यदि आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो इस तरह की उपलब्धियां हासिल होती है। तो मुझे ज़्यादातर, मैं आईजी भागलपुर गया था 2010 में, जब उसी दिन मैं रात में ज्वाइन किया था, जिस दिन अकबर नगर थाने में मुंगेर के नक्सलियों ने जाकर के काफ़ी गोलियां चलाई थी। कई लोग हथियार छीन लिए थे, और कई लोग घायल हुए थे और मृत भी हुए थे। तो नक्सल घटनाओं के बाद, चूँकि नक्सल में काम करने का मुझे अनुभव था, इसलिए
ऐसा माना जाता था कि भाई ये नक्सल घटना हुआ है तो ये ज़्यादा कारगर रहेंगे, तो इसके कारण मैं लगता है कि 7-8 जिलों में नक्सल नियंत्रण में मैं गया था। तो भारत की पहली बूथ कैप्चरिंग बिहार के बेगूसराय में हुई थी 50 के दशक में। चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या तैयारी होगी? आपसे उम्मीद है हर दल को कि बिहार में जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा। देखिए, चुनाव का परिदृश्य काफ़ी बदला है। 95 में हम लोग पुलिस में आ गए थे और उस समय सेशन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने काफ़ी सारे सुधार लाए, रिफॉर्म्स लाए इलेक्शंस के, और उसके बाद से लगातार उसमें सुधार होते गए हैं और आज की तिथि में ये बूथ कब्जा वगैरह संभव नहीं है। अधिकांश बूथ पर, और जो आने वाला चुनाव है सिर्फ बिहार में है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं है, तो बलों की कमी नहीं होगी। प्रत्येक बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे और उसके पहले जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जो कार्य है उसमें हम लोग अभी से लग गए हैं और प्रत्येक जिला अभी काफ़ी अभियान चला करके वारंट कुर्की वगैरह का तामीला कर रहा है, जो आप लोगों को भी मीडिया में पता चलता होगा कि काफ़ी भारी संख्या में वारंटियों की गिरफ्तारी हो रही है, कुर्कियाँ की जा रही है। तो एक माहौल, एक शांतिपूर्ण माहौल कायम करने का प्रयास पुलिस कर रही है और अभी कम से कम 6-8 महीने हैं इसमें, 6 महीने लगभग। तो 6 महीने के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो और सुधार उसमें लाने का प्रयास किया जाएगा। आप बाहर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, आप मेट्रो सिटीज़ में ही रहे हैं। जब बिहार में सर्व करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं माफिया ज़्यादा है, बालू माफिया ज़्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा आता है ऑफिसर्स पे, ये मैंने देखा है फील्ड में भी। तो उसको आपने कैसे फेस किया? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर्स तो हमने नहीं फेस किया है। यदि आप सही काम करेंगे तो ऐसा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर हम तो कहेंगे कि एकदम ही नहीं है, शून्य है। और हमने कभी पॉलिटिकल प्रेशर फेस नहीं किया और हम ज़्यादातर फील्ड में ही रहे हैं। कोई 10-11 ज़िले में हम एसपी रहे हैं, दरभंगा में 2.5 साल डीआईजी रहे हैं, 2 जोन में हम आईजी भी रहे हैं, हमेशा सीआईडी में भी करीब 9 साल लगातार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे पदों पर कार्य किया हूँ जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करना, गिरफ्तारी करना और एक्शन लेना कांडों में और इसमें नहीं हुआ हो। सीआईडी में भी काफ़ी जटिल कांड आते हैं, काफ़ी संवेदनशील कांड आते थे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कोई प्रेशर यहाँ पे भी नहीं फील किया है। यहाँ बिहार के अंदर अन्य राज्यों की अपेक्षा, जैसा कि हम अपने मित्रों से सुनते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह नहीं है, यहाँ काफ़ी फ्री ढंग से लोग काम करते हैं और एटलीस्ट मैं तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं कभी फील किया। बिहार के कई आईपीएस कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, 18 घंटे काम करना पड़ता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप 19 घंटे काम करते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं और जो आईपीएस जूझ रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या से, उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए समय नहीं है, समय अपने लिए रहता है। जैसे अभी थोड़ी देर समय मिला तो अपने पारिवारिक पूजा कार्यक्रम था उसमें भाग लेकर के फिर आपसे मिलने आ गया। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको, और मैं जब नक्सल जिलों में भी था तो मैं आकर के अपने बच्चों को पढ़ाता था। मैं बेटे को अपने साथ में रखा, इवन चतरा में मेरी बेटी भी साथ में थी, बेटा भी साथ में था। नाजरत पब्लिक स्कूल में मैंने एडमिशन कराया था। फिर मैं गोड्डा एसपी था तो वहाँ सेंट थॉमस स्कूल में मेरे बच्चे थे। कटिहार में एक स्कॉटिश पब्लिक स्कूल प्राइवेट है, उसमें मेरा बेटा पढ़ा। और मैं खुद ही आईआईटी से था तो मुझे पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर की ज़रूरत मेरे बेटे को नहीं पड़ी, मैं खुद ही पढ़ाता था जो भी समय मिलता था उसमें। रात में कभी थक के भी आ गए तो बच्चों को आपको एक एक सवाल नहीं कराना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको गाइड करना है कि कैसे करना है, पढ़ना तो उसको है। तो मेरा बेटा भी काफ़ी अच्छा किया, वो प्रथम बार में ही आईआईटी में बड़ा अच्छा डबल डिजिट का रैंक लाया, अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में है। कोई यदि ये कह रहा है कि हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो भी ठीक नहीं। आप जहाँ कहीं जा रहे हैं बच्चों को साथ लेते जाएं। चतरा में भी हम गश्ती करने के लिए जिप्सी चलाते हुए निकलते तो बेटे को बगल में बैठा लेते थे, उसे गप करते हुए पता चले 1 घंटे गश्ती करके आ गए। तो अन्य ज़िलों में भी जब हम लोग निकलते थे एसपी के पीरियड में तो बच्चे को साथ में बैठा लेते थे, बच्चे को बगल में जिप्सी खुद चलाते, बगल में बैठा करके और उससे इंटरेक्ट करते हुए चलते थे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप यदि चाहेंगे एकदम अलग से हम समय बच्चों के लिए दें तो वो संभव नहीं है। या और आदमी को अपने लिए जैसे 5-6 घंटे काफ़ी है।
5-6 घंटे स्लीप आपको आवश्यक है। उसके बाद 18 घंटे 17 घंटे है, उसमें से 2-4 घंटे परिवार के साथ दीजिए, 10-12 घंटे उसमें दीजिए। और जो पुलिसिंग का काम है उसमें आप घर पे बैठ कर के, जैसे अब यहाँ पे काफ़ी सारे यदि काम आप कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंशियल ऑफिस से कर रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो सुना आपने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को। डीजीपी विनय कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि बिहार में 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं होने दी जाएगी, निष्पक्ष चुनाव होगा, इसका ऐलान डीजीपी विनय कुमार ने कर दिया है।